Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I am Gauri Jadon, इकोनॉमिक्स एजुकेटर. स्टूडेंट्स, आज हम कवर करने वाले हैं हमारा जो एक इनकम्प्लीट सेशन रह गया था जहाँ पे हम सीरीज़ के बारे में पढ़ रहे थे. इससे पहले वाले सेशन में हमने देखा था कि दो तरीके से सीरीज़ को हम बना सकते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे. कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हम पढ़ सकते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज़ क्या होता है और कंटिन्यूस सीरीज़ क्या होता है. इसको डिटेल में आज हमें कंप्लीट करना है. आज हम कवर करेंगे इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज़ के बारे में. कंटिन्यूस सीरीज़ में क्योंकि बहुत सारे टाइप्स हैं तो उसको नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग कंप्लीट कर देंगे एंड विद दैट द सीरीज पोर्शन विल बी कंप्लीटेड. तो उसको शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेके क्लास 12 तक. राइट स्टूडेंट्स, एंड वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं दैट इज योर एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. और ये सारे बोर्ड्स की क्लासेस में भी आपको पूरे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इंग्लिश मीडियम चैनल पे, वहाँ पे भी सेम सिनेरियो फॉलो होगा अकॉर्डिंग टू द बोर्ड. राइट स्टूडेंट्स, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, बस जल्दी से करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं. फाइन, तो इसी बात पे जल्दी से कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हम शुरू करते हैं आज का ये सेशन. तो आज हम जानेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल सीरीज एंड उसके टाइप्स एंड डिस्क्रीट सीरीज क्या है. क्लियर? सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की, राइट, सो इंडिविजुअल सीरीज रिफर्स टू दैट सीरीज इन विच आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली. फॉर एग्जाम्पल, ईच आइटम इज गिवन अ सेपरेट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास 11th आर गिवन इंडिविजुअली, इट विल फॉर्म एन इंडिविजुअल सीरीज. जैसे कि हमने पता है कि रोल नंबर हमें गिवन रहते हैं, तो सीरियल नंबर गिवन है 1 2 3 4 5, उनके मार्क्स गिवन है 10 10 10 15 और 20. तो यहाँ पे हर एक उसके इंडिविजुअली हमने मार्क्स लिखे हैं, तो ये क्या हो जाता है मेरे पास इंडिविजुअल सीरीज. जब मैं आपको मीन, मीडियन, मोड पढ़ा रही तो सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल सीरीज को ही पढ़ते हैं, बाद में डिस्क्रीट और बाद में कंटिन्यूस सीरीज की तरफ जाते हैं. तो अगर यहाँ पे भी दो तरीके के हमारे पास होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज, एक होता है हमारे पास अनऑर्गेनाइज. क्लियर? सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. डन? नेक्स्ट है हमारे पास अनऑर्गेनाइज इंडिविजुअल सीरीज. अनऑर्गेनाइज का मतलब क्या रहता है, कोई चीज़ जब बिल्कुल बिखरी हुई हो, है ना, उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कुछ प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से लिस्टेड आउट नहीं है. सो अनऑर्गेनाइज सीरीज इज एन अनअरेंज्ड मास ऑफ डेटा. Raw data means data in its original form. When the investigator has collected the data and he has not arranged the same in a systematic manner, it is called raw data or unorganized data. कि जब आपको डेटा तो मिल गया लेकिन अगर उसको रोल नंबर वाइज हमने अरेंज नहीं किया है, तो एक तरीके से वो जो सीरीज है अनऑर्गेनाइज्ड है. रॉ डेटा आपने कलेक्ट किया है, आपने उसको अभी स्पेसिफाई नहीं किया कि कैसे अरेंज करना है, तो मेरे पास कैसा सीरीज हो जाएगा, अनऑर्गेनाइज सीरीज हो जाएगा. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. Done? For example, marks obtained by 10 students in a class are as follows कि मुझे 10 बच्चों के दे दिए, लेकिन रोल नंबर वाइज तो दो ताकि मुझे समझ आए, एक सीरीज में तो दो ताकि मुझे समझ में आए कि भाई किसके कितने नंबर हैं. सो द डेटा गिवन इज अनऑर्गेनाइज्ड बिकॉज इट इज द रॉ फॉर्म. Such a presentation of data does not give any useful information and is rather confusing to the mind. हमें समझ ही नहीं आ रहा कि किसका कितने नंबर हैं. अगर आप इसी में लिख देते हैं कि ये 1 का है, ये 2 का है, हो सकता है ये 1 का हो तो ये भी 2 का हो सकता है. आपने किस तरीके से अरेंज किया है मुझे कैसे समझ आ रहा है, आपने तो बस मुझे बॉक्स में लिख के दे दिया. तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरे पास रॉ डेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं अनऑर्गेनाइज डेटा. अभी इसमें फंक्शनिंग और इसमें कुछ सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ें करने की ज़रूरत है हमारे लिए. सो विच इज़ नॉट गिवन ओवर है. राइट? समझ गए इस चीज को? So in order to draw meaningful conclusions from this, it is necessary to reorganize the data. A better presentation of the above raw data is organizing the data. तो आप इसी को ऑर्गेनाइज कर दो कि रोल नंबर 1 को 35 आए हैं, 2 को 40 आए हैं, 3 को 38 आ गए. तो आपने इस तरीके से थोड़ा जब डेटा को अरेंज कर दिया तो सामने वाले को समझ तो आएगा कम से कम. राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ. एग्जाम्पल्स लिखने, एग्जाम्पल से ही समझ आएगा हर एक चीज. क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास
organize individual series. So organized series is an orderly arrangement of raw data. An organized series may be presented in two ways according to serial number, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 1 2 3 4 करके आप कर दो, या अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड। आप ऐसे लिख सकते हो कि हाईएस्ट मार्क्स आपने पहले लिख दिए, हाईएस्ट से लोएस्ट वाला आपने एक तरीके से फॉर्मूला अपना लिया। आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो या तो रोल नंबर वाइज लिख दो, या तो आप लिख दो कि जिसके पहले अच्छे नंबर आए पहले लिख दो, बाद में लोएस्ट मार्क्स लिख दो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितने पास हो गए कितने फेल हो गए। आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी डेटा को आप दो तरीके से अरेंज कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू द सीरियल नंबर या अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन? Now, according to the serial number, right? So, an individual series can be arranged in a serial order. So, marks obtained by 10 students may be arranged either in serial number or in order of the following roll numbers as shown in the following table. जैसे कि अब आप क्या करो, जो मैंने अभी आपको समझा रही थी कि आप सीरियल नंबर वाइज अरेंज कर दो ना, तो मुझे समझ में आ गया कि रोल नंबर 1 के 35 आए, रोल नंबर 2 के 40 नंबर आए। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था जब आपने बॉक्स में लिख दिया था कि किसके कितने नंबर हैं। तो दैट इज वाई डेटा को ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। क्लियर? आप इसका एग्जाम्पल लेके ले लो और इसका स्क्रीनशॉट भी रख लो, ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमें क्यों रॉ डेटा को ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। क्लियर? डन? नाउ अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी कि कितना रेंज है, कितना डिफरेंस आ रहा है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जो भी आपको चूज करना आप उसके बेसिस पे भी अरेंज कर सकते हो। एन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन कैन बी अरेंज इन अदर ऑर्डर ऑल्सो, लाइक असेंडिंग और डिसेंडिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है? सो द अरेंजमेंट ऑफ द रॉ डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज नोन एज अरे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मिस नहीं करना है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डन? इस वाले लाइन को ध्यान से रखना है अपन को। ठीक है? कि जैसे कि हमने क्या बोला था, उधर रॉ डेटा को ऑर्गेनाइज करने को सिंपल बोला था, लेकिन जब मैं रॉ डेटा को मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अरेंज करती हूँ, यानी असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करती हूँ, तो वो अरे हो जाता है। क्लियर? सो इट इज ऑल्सो नोन एज अरेज और अरेइंग ऑफ द डेटा और अरेइंग ऑफ द फिगर्स। For example, marks obtained by 10 students can be presented either in ascending order या descending order, या तो छोटे से बड़ा कर दो, बड़े से छोटा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ जाएगा कि हाईएस्ट से लोएस्ट से हाईएस्ट। आप किसी भी अरेंज, किसी भी मैग्नीट्यूड में उस ऑर्डर में उसको रीअरेंज कर सकते हो। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन? तो सबसे पहले अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में करती हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो असेंडिंग ऑर्डर की बात करें, व्हेन द डेटा इज अरेंज सिस्टमैटिकली फ्रॉम द लोएस्ट वैल्यू टू द हाईएस्ट वैल्यू, इट इज नोन एज इन असेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि यहाँ पे क्या किया, लोएस्ट वैल्यू से मैंने शुरू किया कि किसी के 17 आए, फिर 22 आए, फिर 25 आए, फिर हमारे पास 29 आए, फिर 35 आए। तो इस तरीके से मैंने क्या किया है, लोएस्ट से हाईएस्ट में अरेंज किया है जब मैं असेंडिंग ऑर्डर की बात करती हूँ। सिमिलरली डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, हाईएस्ट से लोएस्ट हो जाएगा। सो व्हेन द डेटा इज अरेंज सिस्टमैटिकली फ्रॉम द हाईएस्ट वैल्यू टू द लोएस्ट वैल्यू, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि हाईएस्ट वैल्यू मेरे पास 45 थी, फिर 42, फिर 40, फिर 38 एंड 36। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने एक तरीके से चीजों को अरेंज कर दिया है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट स्टूडेंट्स फास्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा बेसिकली असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का है, अभी 5 का है। नेक्स्ट भी हमारा जो बाकी के 5 है उसको इस तरीके से हम अरेंज कर देंगे। आई थिंक असेंडिंग डिसेंडिंग में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को, राइट? सो द इंडिविजुअल सीरीज मेक्स द डेटा रिलेटिवली easier. However, if there are large number of observations like 500 or 1000, then the individual series becomes useless. In such cases, discrete or continuous frequency distributions are used. देखो, जब मेरे पास जैसे कि 10 लोग का लिखना था, तब मेरे लिए आसान था कि मैंने एक एक करके चीज़ें लिख दी। लेकिन सपोज अगर मेरे पास 100, 200 या हज़ारों में जब मेरे पास पूरा डेटा होगा, तो मैं उसको कैसे ऑर्गेनाइज करूंगी? तो उस केस में मेरे लिए बेटर रहता है कि मैं डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूस सीरीज को एक तरीके से लेके आऊँ, बिकॉज दोनों में ना फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। तो इसी बात पे जल्दी से शुरू कर देते हैं द डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी आ जाता है, जैसे कि इसके नाम में भी लिखा है अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज यहाँ पे क्लास इंटरवल्स आपको देखने को नहीं मिलते। सेम आपको ऐसे नंबर्स गिवन रहेंगे, 10, 20, 30, 40 ऐसे करके गिवन रहेंगे, एंड आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि उसको कैसे ऐड करें। तो ये 10, 20, 30, 40 मेरे पास जो आ गया है। अब सपोज एक सीरीज में मेरे पास जो 10 है वो 2 बार रिपीट हो रहा है,
तो मैंने 2 लिख दिया। 20 मेरे पास 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 30 मेरे पास 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 40 मेरे पास 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ये जो रिपीट हो रहा है वो मेरे पास क्या हो जाता है, दैट इज बेसिकली माई फ्रीक्वेंसी। अब इसी फ्रीक्वेंसी को आप लोग ना टैली बार्स में भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो स्टूडेंट्स, टैली बार्स में भी लिख सकते हो, जो बचपन में हम खूब बनाते थे, है ना। जैसे कि अगर इसमें 2 लिखा है तो मैंने यहाँ पर बस ऐसे छोटे छोटे 2 डंडे बना दिए जल्दी से, ठीक है। 3 है तो मैंने 3 बना दिया। अब 5 होता था तो आपको याद होगा कि हम ये 4 बनाते थे और फिर बाद में इसको क्रॉस कर देते थे, है ना। और फिर अगर मुझे 6 बनाना है तो मैं कैसे बनाती थी, जैसे कि यहाँ पे 10 गिवन है तो पहले मैं क्या करती थी 1 2 3 4 और फिर 5 हुआ, फिर 1 2 3 4 5, इस तरीके से आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या गिवन है, जो मेरे को सीरीज गिवन है, जो एक्स सीरीज गिवन है यहाँ पे, एक बार थोड़ा मैं इसको थोड़ा साइड कर देती हूँ ताकि आपको एक्सप्लेनेशन में दिक्कत ना हो, है ना। कि यहाँ पे जो मुझे x की वैल्यू, यहाँ पे जो पूरी सीरीज गिवन है उसकी जो फ्रीक्वेंसीज गिवन है, उसका जो टेली बार गिवन है, तो यहाँ पे क्या किया, सीरीज है उसकी फ्रीक्वेंसीज हमने लिख ली एंड उसी को टेली बार्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखो अगर मैं सपोज 10 20 30 ऐसे लिखती, अगर हम ऐसे लिखते तो 40 मुझे कितनी बार लिखना पड़ता, 40 बार लिखना पड़ता, ऐसे करके। वैसे ही 30 ही मुझे 5 बार लिखना पड़ता, तो मेरे लिए डेटा को समझना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता। इसलिए मैंने क्या सोचा कि रेदर देन राइटिंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, मैंने देखा कौन कौन से टर्म्स हैं भाई, ये 4 टर्म्स ही तो हैं, 10 20 30 40, कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, उत्तर लिख दो और अपना पूरा टेली बार बना दो। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जब इंडिविजुअल सीरीज है तो ठीक है, जब मेरे पास कम डेटा हो तो चल जाता है, लेकिन जब मेरे पास ज़्यादा डेटा होता है देन ऑफकोर्स आई हैव टू फाइंड समथिंग एल्स। तो उसके लिए डिस्क्रीट सीरीज या आप लोग कंटिन्यूस सीरीज को चूज कर सकते हो। तो जब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की स्टूडेंट्स, अ मच बेटर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज टू एक्सप्रेस इट इन अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। A discrete series is that series where individual values differ from each value by definite amount, right? अगेन आपको याद रखना है कि जो हमारे पास डिस्क्रीट जो रहता है हमारे पास, है ना, डिस्क्रीट वेरिएबल जो रहता है उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी अरे भी बोलते हैं। एंड डिस्क्रीट सीरीज में हमेशा फ्रीक्वेंसीज आएंगी, यू हैव टू रिमेंबर दैट। अ डिस्क्रीट वेरिएबल टेक्स अ डेफिनाइट इंटीग्रल वैल्यू एंड नॉट फ्रैक्शनल वैल्यूज। अब जैसे कि आपको पता है, मैं पूछूं कि भाई आपके क्लास में कितनी लड़कियां और कितने लड़के हैं, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी 12.5 या 13.5, ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट पॉसिबल ना 0.5 में कोई इंसान हो। सो दैट इज़ वाई हमेशा ध्यान रखना है कि डिस्क्रीट सीरीज में जब भी हम बात करते हैं, जो मेरे पास फ्रीक्वेंसीज वगैरह आती हैं वो कभी पॉइंटर्स में नहीं आएगा, याद रखना। फ्रीक्वेंसीज विल नेवर बी इन पॉइंटर्स और इन फ्रैक्शनल वैल्यू, वो हमेशा एक फाइनाइट फॉर्म में ही हमें देखने को मिलेंगे। क्लियर, समझ रहे हैं इस चीज़ को? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से पहले। डन। Now, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग टेलीमार्क्स। आई थिंक टेलीमार्क्स का पूरा कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको सिखा दिया। टेलीमार्क्स क्या होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको ये बनाना है बस। कैसा होता था, 1 2 3 4 और 5 पे डंडी अपन ने ऐसे मार दी। इस तरीके से बचपन में टैली बनाते थे ना, वही वाला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे भी लग रहा है, कुछ भी और नया नहीं है, राइट। सो इसमें सबसे पहले 3 हमारे बनते हैं, जैसे कि वेरिएबल हो गया 10 20 30 40, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी बना दी या टेलीमार्क्स बना दो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। टेली बार्स भी बोलते हैं इसको, है ना। मैंने बोला ये 2 बार रिपीट होता है, ये 3 बार रिपीट होता है, ये 5 बार रिपीट होता है, 6 बार रिपीट होता है, ठीक है। अब इसी की मैंने जब फ्रीक्वेंसी लिख दी, कितना हो गया 2 3 5 और ये हो गया मेरे पास 6। तो कुछ इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ। क्लियर। तो ये मेरे पास जो पूरा डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो क्लियरली कैसे हम लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से टेलीमार्क्स को हम लोग अरेंज कर सकते हैं। क्या इसकी क्लैरिटी आ गई आप सभी को? पक्का? ऑल ऑफ यू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डन स्टूडेंट्स। तो जब भी आपको याद रखना है कि इस तरीके से जब हमारे पास टेबल बनता है तो टेलीमार्क्स के थ्रू बनता है। क्लियर। देन अगेन पूरी उस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, इन स्टेप्स की कैसे बनाना है, जो चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि जब भी हम लोग बनाते हैं टेलीमार्क्स को, सो 1 2 3 4, जब भी हमें 5th वाला करना है तो उसको हम लोग क्रॉस करेंगे और 6th बनाना है तो देन वी विल रिकंटिन्यू फ्रॉम हियर, ठीक है। 5 5 का हमारा ही बनता है। क्लियर। ओके ना, ये पूरा टेलीमार्क्स का गिवन है, कैसे बनता है। देखो ये वाली जो चीज़ें हैं बचपन में पढ़ी हुई चीज़ें हैं,
एंड मैं ऑलरेडी आपको ये पूरा यहाँ पे बना के समझा चुकी हूँ, इसलिए आप चाहो तो एक बार इसे क्विक रीड कर सकते हैं हम. सो द मेथड ऑफ टेली मार्क्स इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. जैसे कि हमने अभी बताया कि नंबर ऑफ वैल्यूज को काउंट करना है कि ठीक है यहाँ पे 10 कितनी बार आया, 2 बार हुआ है, तो मैंने 2 बार बनाया और यहाँ पे लिख दिया 2. तो इस तरीके से मैं अपने पूरे डेटा सेट को प्रेजेंट कर रही हूँ. Clear? Now each possible value of the variable is written in the column, and for every observation a tally mark denoted by its noted against its corresponding value, and 5 observations are denoted as like this. And अगर मेरे पास एक और observation आएगा तो of course मैं नए तरीके से शुरू करूँगी. Clear? अब जैसे कि हमें ऑलरेडी यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी गिवन है तो उसको जल्दी से गो थ्रू करते हैं. नाउ रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ 28 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th इन अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो जैसे कि आपको पता है कि मेरे पास ये क्या गिवन है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है. आई हैव बीन अलॉटेड विद द नंबर्स ऑफ वेरिएबल, जैसे कि 20, 15, 15, 10, 15, 20, 15. तो अभी मैंने सिर्फ इतना पढ़ा, उतने मुझे समझ में आ गया कितनी बार कोई टर्म रिपीट हुआ है. तो मैंने देखा है यहाँ पे कि 3 हमारे पास कौन कौन से हैं. एक हमारे पास 10 है, एक है हमारे पास 15, 20 हमने देखा है और 25 देखा है. 30 की कोई वैल्यू नहीं है. मतलब यही 4 मेरे पास वेरिएबल्स हैं और इसी का मुझे टैली मार्क्स भी बनाना रहेगा और इसी का मुझे फ्रीक्वेंसी बनाना रहेगा. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, क्योंकि इतना नॉट पॉसिबल फॉर मी टू मेक अ होल चार्ट ऑफ 28 स्टूडेंट्स ओवर है, लेकिन आप लोग ट्राई करिए, है ना. मैंने अभी आपको बना के भी बताया था इससे पहले वाले जो छोटा सा एग्जाम्पल लिया था. बाकी मैं आपको ऑफकोर्स सोल्यूशन भी कराऊंगी, लेकिन यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड ट्राई, है ना. ये तो बचपन में करते थे, इंटरेस्टिंग भी लगता था. ये एक वो सेशन होता था मेरे लिए जहाँ पे मुझे मैथ्स की क्लास ठीक लगती थी. अदरवाइज इट वॉज अ नाइटमेयर फॉर मी. राइट, टेक अ स्क्रीनशॉट. डन? ट्राई किया, हुआ कि नहीं हुआ, बताइए पहले मुझे. चलो, तो सबसे पहले तो हमें अपने जो डिफरेंट वेरिएबल्स है उनको लिखना है. मैंने आपको पहले बता दिया 4 वेरिएबल्स है मेरे पास, 10, 20, 15 एंड यू हैव 25. क्लियर? नाउ अब जैसे कि यहाँ पे मुझे गिवन है 10, 15, 20 एंड 25 गिवन है. टेली मार्क्स बनाएंगे कि 10 कितनी बार रिपीट हुआ है. यहाँ पे देख लीजिए 10 कितनी बार रिपीट हुआ है. एक यहाँ पे रिपीट हुआ है, एक यहाँ पे रिपीट हुआ है, एक यहाँ पे रिपीट हुआ है, यहाँ पे रिपीट हुआ है, यहाँ पे रिपीट हुआ है, यहाँ पे रिपीट हुआ है और यहाँ पे रिपीट हुआ है. सो इट इज बेसिकली 7 टाइम्स 10 रिपीट हुआ है. तो 7 टाइम्स का अगर मुझे टेली मार्क बनाना है तो कैसे बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, सॉरी 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6 एंड 7. इस तरीके से टेली मार्क बनेगा मेरा. तो ऐसे ही बना के देखते हैं जल्दी से यहाँ पे भी. यस, तो यहाँ पे क्या टेली मार्क बना, पहले मैंने किया यहाँ पे 5 और यहाँ पे फिर आ गया 2. तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई, 7 की वैल्यू आ गई. सिमिलरली अगर मुझे निकालना है सपोज फॉर 25, चलो देखते हैं भाई 25 कितनी बार आया है. तो मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ वाली सीक्वेंस में 2 बार आया है 25 और यहाँ वाली सीक्वेंस है मेरे पास 1, 2. तो 25 मेरे पास कितनी बार आया है, 4 बार आया है. तो अगर मुझे उसको टेली मार्क्स में रिप्रेजेंट करना है तो 1, 2, 3, 4. क्लियर? इस तरीके से बन जाएगा. तो ऐसे ही आपको चारों का निकालना था. तो कुछ इस तरीके से मेरा पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन के आएगा विद टेली मार्क्स. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ स्टूडेंट्स. समझ गए इस चीज को? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके. Now, thus from the above table, it is clear that out of 28 students, 7 students got 10 marks, 9 got 15 marks, 8 got 20 marks and 4 got 25 marks. तो इस तरीके से मेरे लिए बहुत जल्दी हो गया पूरे डेटा को स्टडी करना. राइट? तो मतलब मैंने बहुत अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज किया अपने डेटा को. Now, in the given frequency distribution, the marks of the students are a discrete variable which can take integral values of 10, 15, 20 and 25. It must be noted that in the case of discrete frequency distribution, the identity of various observation is not lost. That is, it is possible to get back to the original observation from the given frequency distribution. तो of course simple सी बात है, मैं इस frequency वाले distribution table से पता लगा सकती हूँ ना कि मेरा originally कितनी बार कौन सा term repeat हुआ. So it is possible for me to do that. नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब देखो, जब भी आप रिलेटिव वर्ड देखो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि हम किसकी बात कर रहे हैं,
परसेंटेज की बात कर रहे हैं। अब देखो जाहिर सी बात है, अगर आपको पता है वी ऑल हैव सच रिलेटिव्स, ऑफ कोर्स वी हैव गुड रिलेटिव्स टू, लेकिन कुछ रिलेटिव्स ऐसे होते हैं दोज हु पीपल हु ईगरली वेट फॉर योर रिजल्ट। पूरे साल भर कुछ अता पता नहीं है, लेकिन रिजल्ट के टाइम पे दिल डेफिनेटली कॉल एंड आस्क कि भाई कितने परसेंटेज बने। सो रिलेटिव्स आपको ध्यान रखना है परसेंटेज। सो वेन एवर फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग परसेंटेज के बेसिस पे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो मेरे लिए क्या बन जाता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट। जैसे कि अगर मैंने बोला कि 10 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो अगर मुझे टोटल फ्रीक्वेंसी से उसका निकालना है, अगर सपोज 100 से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 33.33%। तो ये क्या हो जाता है मेरे लिए कि मैंने उसी फ्रीक्वेंसी को परसेंटेज के फॉर्म में डिनोट कर दिया है, राइट। सो व्हेन एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज आर एक्सप्रेस एज अ फॉर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, देन रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज आर ऑब्टेन्ड। क्लियर। आपसे कई बार ये सिर्फ 1 मार्क्स के पार्ट में आ सकता है, तो आप इसका जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। Done? Now transform the following data of size of 30 pair of shoes sold by the shopkeeper or the showroom on a particular day in the form of discrete series. Also calculate relative frequency. अब ये क्वेश्चन मेरे पास अच्छा है बिकॉज यहाँ पे मुझे कुछ अलग भी सीखने को मिल रहा है, दैट इज योर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जल्दी से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ट्राई करने की कोशिश करिए कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे कर सकते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना नहीं आ रहा, लीव दैट, लेकिन उसके अलावा तो आपको कैसे फ्रीक्वेंसी को बनाना है वो तो आता है ना, उसको देखिए कैसे हो सकता है। देखो सबसे पहले शुरू कहाँ से हो रही सीरीज हमारे पास, 5 से शुरू हो रही है कि 3 से शुरू हो रही है कि 4 से। आई थिंक 4 तो मेरे पास नहीं है। वी हैव 5, वी हैव 6, वी हैव 7, 8 एंड 9 एंड आई थिंक 10। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये मेरे पास पूरे 6 टर्म्स हैं। इसी पे मैंने पूरा एक तरीके से अपना बनाना है डिस्क्रीट सीरीज को। क्लियर। सो लेट्स सी कैसे बनेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहाँ पे मैंने शू साइज लिख दिया 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये मेरे पास शू साइज हो गया, मैं इसको वेरिएबल भी बोल सकती हूँ। देन मैंने टेरी मार्क्स निकाले हैं कि 5 कितनी बार रिपीट हुआ है भाई, 1 2 3 3 बार रिपीट हुआ है। तो मैंने यहाँ पे टेरी मार्क्स बना दिए 3 का, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख दी 3। आई थिंक ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये तो अभी बनाना सीखा ही है हमने। ये वाला जो पूरा पोर्शन है फ्रीक्वेंसी तक तो बनाना आता है ना भाई, इधर तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में दिक्कत होगी बिकॉज वो अभी हमने बताया नहीं आपको। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, परसेंटेज में निकालना। जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग कंपेयर करते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी से। तो मेरी टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है 30। कंपेयर किसको करेंगे, फ्रीक्वेंसी और टोटल फ्रीक्वेंसी को। तो मेरी फ्रीक्वेंसी है 3 और मेरी जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो है 30। तो ये क्या हो जाएगा, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है डिवाइडेड बाय योर टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू जब मैं 100 कर दूंगी तो मेरे पास कितनी की वैल्यू आ जाएगी भाई, ये कितना आ गया मेरे पास 10%। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कि आउट ऑफ 100% ये वाली वैल्यू कितना परसेंट डिनोट कर रही है। इसका सिंपल सा मीनिंग यही है। क्लियर। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फर्स्ट। डन। सिमिलरली अब ये वाला पार्ट भी देखेंगे, ये 4 है, ठीक है। आउट ऑफ कितना निकालना है 30 आपको, इनटू कितना करना है 100, कितनी वैल्यू आ गई 13.33%। तो ये क्या हो गया, मैंने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कैलकुलेट करी है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखेंगे, सपोज मेरे पास 4 की वैल्यू है। क्लियर। तो आई थिंक इसका भी 33.33% आएगा। या 9 ले लो, 9 को मेरे को डिवाइड करना है, टोटल फ्रीक्वेंसी जो वो है 30, इनटू कितना कर दोगे आप 100 कर दोगे, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 30%। तो इस तरीके से मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो मैं इसका अगर फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 100। क्लियर। समझे इस चीज को। टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। डन। समझ में आ गया रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट कैसे निकलता है कि हम लोग बेसिकली करते हैं फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 100। क्लियर। समझ गए इस चीज को, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि कैसे निकलता है हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी।
टोटल फ्रीक्वेंसी का मतलब ये नहीं कि 100 से डिवाइड करना, आपको देखना रहेगा कि क्वेश्चन ने मुझे कितनी फ्रीक्वेंसी गिवन है। जैसे कि वो वाले क्वेश्चन ने मुझे 30 की टोटल फ्रीक्वेंसी गिवन थी, जैसे कि यहाँ पे, तो इसलिए मैं 30 के बेसिस पे को कंपेयर कर रही थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक ये आपको पूरा क्लियर हो गया, सेम चीज़ को हमने इन वर्ड्स लिखा है। सो यही था स्टूडेंट्स हमारा आज का सेशन, जहाँ पे हमने सीखा कि टेली मार्क्स क्या होता है, थोड़ा बचपन में भी गए, और साथ ही में हमने देखा कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट थोड़ा ट्रिकी है, उसको ध्यान रखना है। ट्रिकी नहीं है, इजी है, लेकिन थोड़ा अलग हटके एकदम से कुछ नया आ गया है ना, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, पहले भी समझ रखा है, बिकॉज क्वेश्चन हमने करे और थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स आप लोग 10th स्टैंडर्ड में भी करके आए हो, तो काफ़ी चीज़ों को आप रिलेट कर पा रहे हो स्टूडेंट्स, राइट। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप बिल्कुल मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के क्लासेस स्टूडेंट्स, जहाँ पे हमारे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स हैं लाइक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, लेकिन क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी 6 से लेकर क्लास 12 तक। एंड अपार्ट फ्रॉम दी स्पेशल क्लासेस ऑफ बोर्ड्स, वी ऑल्सो प्रोवाइड यू अदर कोर्सेज एज वेल, लाइक योर वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी हम आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। एंड वी ऑल्सो डू प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। एंड हमें स्टूडेंट्स सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो कर सकते हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल मिस ना हो। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, टिल देन गुड बाय एंड कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।